ऑस्टियोपोरोसिस शुरू करते हैं तो ये डिसीज़ होती है जो कैरेक्टराइज्ड बाय पोरस बोन होती है, ठीक है, और रिड्यूस्ड बोन मास होता है इस वाली बीमारी में। क्यों? क्योंकि इसमें ब्रेकडाउन ऑफ बोन ज़्यादा होता है एज़ कम्पेयर टू फॉर्मेशन ऑफ बोन। इसी वजह से बोन वीक हो जाती है, जिसकी वजह से फ्रेगाइल स्केलेटन हो जाता है, ठीक है। लोकलाइज्ड में क्या होता है, डिसयूज ऑस्टियोपोरोसिस ऑफ लिम्ब होता है, ठीक है, और जनरलाइज में मेटाबॉलिक बोन डिसीज होती है हमारी। और जो जनरलाइज्ड होती है वो दो तरह की हो सकती है, प्राइमरी भी हो सकती है या फिर सेकेंडरी हो सकती है, ठीक है। ये ज़्यादातर तुम्हें एल्डर पीपल्स में मिलती है। तो हम जनरलाइज्ड ऑस्टियोपोरोसिस देखते हैं, उसकी कैटेगरीज प्राइमरी थी और सेकेंडरी थी, ठीक है। तो प्राइमरी वाली में आती है पोस्ट मीनोपोजल, मतलब मीनोपोज के बाद में हो सकती है, सेनाइल हो सकती है, और इडियोपैथिक। सेनाइल का मतलब क्या होता है कि ऑस्टियोब्लास्ट अपने अपनी बनाने की कैपेसिटी ख़त्म कर दी और ऑस्टियोक्लास्ट अपना काम वापस से कर रहे हैं, ठीक है। और इडियोपैथिक क्या होती है कि वो एकदम से आ जाती है बिना किसी भी रीज़न के। सेकेंडरी ऑस्टियोपोरोसिस का क्या सीन रहता है कि ये एंडोक्राइन डिसऑर्डर की वजह से होती है, या न्यूप्लाजिया आ गया, जीआईटी ड्रग्स आ गई, या मिसलिनियस हो सकता है, ठीक है। मॉर्फोलॉजी देखते हैं हम ऑस्टियोपोरोसिस की। तो ऑस्टियोपोरोटिक फ्रैक्चर्स हो जाते हैं इसमें, ठीक है। कहाँ कहाँ हो सकते हैं, वर्टिब्रल क्रश फ्रैक्चर हो सकता है वर्टिब्रा में, फीमोरल नेक में और रिस्ट में, ठीक है। कहाँ का, वर्टिब्रा, फीमोरल नेक और रिस्ट में हो सकता है तेरा ऑस्टियोपोरोसिस के जो फ्रैक्चर्स हो सकते हैं, ठीक है। और यहाँ पे जो होता है इनलार्जमेंट हो जाता है मेडुलरी कैविटी का। तो अगर मेडुलरी कैविटी बढ़ रही है तुम्हारी, तो मतलब मेडुला कम हो रही है क्योंकि कैविटी बढ़ रही है ना, इसलिए। और मतलब एक तरह से बोल सकता हूँ थिनिंग ऑफ मेडुला कह सकते हैं इसे हम, और साथ में थिनिंग ऑफ कॉर्टेक्स भी होता है। क्लिनिकल फीचर क्या क्या होते हैं इसकी, क्लिनिकल फीचर होते हैं इसके 5 होते हैं, ठीक है। क्या क्या, थोरेसिक और वर्टिब्रल फ्रैक्चर्स हो गए, सिग्निफिकेंट लॉस ऑफ हाइट हो गया, ठीक है, लॉर्डोसिस और तेरा काइपोस्क्लोरोसिस हो गया। तो जो लॉर्डोसिस होता है ना, उसमें जो तेरी नीचे वाली जो स्पाइन रहती है वो आगे की तरफ आ जाती है, मतलब इन्वर्ट कर्वेचर हो जाता है, इन द सेंस कि जो तेरी बैली होती है वो बाहर की तरफ निकल जाती है। तो उस टाइप की चीज़ को हम लॉर्डोसिस टाइप बोल देते हैं, है ना। फिर आता है काइपोस्क्लोरोसिस। तो काइपोस्क्लोरोसिस में एक होता है काइपोसिस और एक होता है स्क्लेरोसिस, ठीक है। काइपोसिस में देख क्या होता है, अपर बैक तेरी फॉरवर्ड राउंड हो जाएगी, मतलब जैसे कुबड़ा होता है ना वैसा टाइप, ठीक है। और जो तेरा स्क्लेरोसिस होता है उसमें क्या होता है, एक लेटरल साइड में चली जाती है स्पाइन, मतलब जैसे हमारी एक बीच में रहती है ना, तो वो लेटरल साइड में हो जाती है, तो इसे हम क्या बोलते हैं, स्क्लेरोसिस। तो समझो लॉर्डोसिस और काइपोस्क्लोरोसिस हो जाती है कौन सी बीमारी में, तेरी ऑस्टियोपोरोसिस में, ठीक है। साथ में फ्रैक्चर की कॉम्प्लिकेशंस भी रहती है कि फ्रैक्चर भी हो सकता है। अब इस चीज़ को हम डायग्नोस कैसे करते हैं, तो हम बोन डेंसिटी को मेजर करते हैं। कैसे कर सकते हैं, दो तरीके से कर सकते हैं, क्वांटिटेटिव सिटी स्कैन कर सकते हैं या फिर डेक्सा कर सकते हैं। डेक्सा की फुल फॉर्म क्या होती है, डुअल एनर्जी एक्सरे एब्जॉर्बियोमेट्री, क्या, डुअल एनर्जी एक्सरे एब्जॉर्बियोमेट्री, ठीक है। और इसको हम कैसे कर सकते हैं कि टेस्ट बोन की डेंसिटी टेस्ट करते हैं, ठीक है। तो TBD करके एक स्कोर होता है, तो उसे हम टी स्कोर बोलते हैं। तो इंडिविजुअल वर्सेस नॉर्मल एडल्ट का देखते हैं टी स्कोर, ठीक है। अगर टी स्कोर तेरे लेस देन या इक्वल्स टू रहा -2.5 के, तो तुम्हें ऑस्टियोपोरोसिस है, ये वाली बात हो जाती है। अब इसका जो पैथोजेनेसिस होता है वो 6 चीज़ों पे रहता है, मतलब 5 चीज़ों पे रहता है। क्या हो सकता है, एज रिलेटेड चेंजेस की वजह से हो सकता है, फिजिकल एक्टिविटी तुमने कम कर दी तो उसकी वजह से हो सकता है, जेनेटिक डिसऑर्डर की वजह से हो सकता है, बॉडी में कैल्शियम लेवल क्या है या न्यूट्रिशन स्टेट क्या है तुम्हारी, उस लेवल पे हो सकता है, ठीक है। और हार्मोनल इन्फ्लुएंसेस, तो क्या हुआ, एज, फिजिकल एक्टिविटी, जेनेटिक फैक्टर, कैल्शियम, न्यूट्रिशनल स्टेट और तुम्हारा हार्मोन। तो एज रिलेटेड चेंजेस में क्या क्या होता है, तेरा डिक्रीज हो जाता है रेप्लिकेटिव एक्टिविटी ऑफ ऑस्टियोप्रोजेनेटर सेल्स, ठीक है। ऑस्टियोप्रोजेनेटर सेल्स फर्दर अपने आप को डिफ्रेंशिएट करते थे ऑस्टियोब्लास्ट में और कॉन्ड्रोसाइट्स में, तो उनकी रेप्लिकेशन की एक्टिविटी कम हो जाती है जब एज तुम्हारी बढ़ जाती है। साथ में क्या होता है, डिक्रीज हो जाती है सिंथेटिक एक्टिविटी ऑस्टियोब्लास्ट सेल की, तो ऑस्टियोब्लास्ट सेल भी नहीं बना पाते बोन को। साथ में क्या होता है, डिक्रीज हो जाती है बायोलॉजिकल एक्टिविटी प्रोटीन की, जैसे कि ग्रोथ फैक्टर और तेरे माइटोजेनिक क्या होते हैं, जो स्टिमुलेट करते हैं माइटोसिस को। किस चीज़ का माइटोसिस का स्टिमुलेशन हो रहा था यहाँ पे, ऑस्टियोप्रोजेनेटर सेल्स का हो रहा था, तो उसकी बायोलॉजिकल एक्टिविटी कम हो जाती है, मतलब ऑस्टियोप्रोजेनेटर सेल अब माइटोसिस की एक्टिविटी कम हो जाती है। साथ में स्टिमुलेशन हो जाता है ऑस्टियोक्लास्टिक सिंथेटिक एक्टिविटी का। ये सब जो तीनों फैक्टर है ना, एज रिलेटेड फैक्टर, ये डिक्रीज कर देते हैं कैपेसिटी की बोन बने, और इसकी वजह से क्या होता है, सिनाइल ऑस्टियोपोरोसिस हो जाता है, ठीक है। अब आते हैं दूसरी चीज़ पे, दूसरा फैक्टर क्या था, रिड्यूस फिजिकल एक्टिविटी। अगर तुम फिजिकल एक्टिविटी कम करोगे तो बोन लॉस ज़्यादा होगा, ठीक है।
और जिसकी वजह से स्केलेटन मास कम हो जाएगा और ऑस्टियोपोरोसिस हो जाएगा। तो मतलब क्या है, अगर तुम फिजिकल एक्टिविटी कम करोगे तो बोन लॉस ज़्यादा हो जाएगा, स्केलेटन मास कम हो जाएगा, जिसकी वजह से ऑस्टियोपोरोसिस हो जाएगा। ठीक है, अब क्या लिखा है, मैकेनिकल फोर्सेज स्टिमुलेट नॉर्मल बोन रीमॉडलिंग बिकॉज मसल कॉन्ट्रैक्शन इज द डोमिनेंट सोर्स ऑफ स्केलेटन लोडिंग। तो कह रहा है अगर तुम मैकेनिकल फोर्स दोगे तो उसकी वजह से नॉर्मल बोन रिमॉडलिंग होगी। ठीक है, क्यों? क्योंकि जो मसल कॉन्ट्रैक्शन रहता है वो डोमिनेंट सोर्स रहता है तेरा स्केलेटन लोडिंग का। ठीक है, जेनेटिक फैक्टर में क्या हो सकता है, म्यूटेशन आ जाए 3 चीज़ों में। ठीक है, रैंक जीन में, रैंक एल जीन में, या फिर ओपीजी जीन में। तो इसकी वजह से भी ये हो सकता है, ऑस्टियोपोरोसिस हो सकता है। ठीक है, चौथा क्या था, कैल्शियम न्यूट्रिशन स्टेट बॉडी का। अगर मैं कैल्शियम की डेफिशिएंसी कर दूंगा तो बोन नहीं बन पाएगी। कैसे कर सकता हूँ मैं, पीटीएच कंसंट्रेशन बढ़ा दूँ या डिक्रीज कर दूँ लेवल ऑफ विटामिन डी को। ठीक है, इस वाली चीज़ को तूने कैसे याद रखा था, जो गाय थी, गाय से तो कैल्शियम आ रहा था, है ना, और साथ में प्रोफेसर था, पीटीएच का प्रोफेसर था, और तेरा ये विटामिन डी धूप से आ रही थी, तो वो वाली जो सीन रही थी वो वाली इससे याद है। और वेट बियरिंग कम हो जाता है, वो भी तूने उससे जिस बेंच पे बैठा हुआ था उससे याद करा था। अब हार्मोनल इन्फ्लुएंसेस क्या है कि जो तुम्हारी ईस्ट्रोजन की डेफिशिएंसी रहती है वो बहुत ज़्यादा रोल प्ले करती है तेरा हार्मोनल इन्फ्लुएंस में। तब तो क्या होता है, जब तेरा मेंस्ट्रुअल साइकिल वुमेन की ख़त्म हो जाती है, मतलब पोस्ट मेंस्ट्रुअल साइकिल में ईस्ट्रोजन के जो लेवल होते हैं वो ड्रॉप हो जाते हैं। ठीक है, जिसकी वजह से क्या होता है, इंक्रीज हो जाता है सिक्रीशन तेरा इन्फ्लामेटरी साइटोकाइंस के बाय ब्लड मोनोसाइट्स एंड बोन के मैरो सेल्स। ठीक है, बोलने का मतलब क्या है कि ब्लड के मोनोसाइट्स और बोन मैरो सेल्स ने साइटोकाइंस मतलब इन्फ्लामेटरी साइटोकाइंस का सिक्रीशन बढ़ा दिया है, जिसकी वजह से क्या किसके लेवल बढ़ गए हैं, रैंक एल के लेवल बढ़ गए हैं, और डिक्रीज हो गया एक्सप्रेशन ओपीजी का। ठीक है, जिसकी वजह से क्या होता है, ऑस्टियोक्लास्टिक एक्टिविटी बढ़ जाती है और रिजल्ट हो जाता है तेरा ऑस्टियोपोरोसिस। समझा? तो पोस्ट मेनोपॉजल वुमेन का क्या हुआ, एस्ट्रोजन लेवल डिक्रीज हुआ, जिसकी वजह से क्या हुआ, तेरे बोन मैरो सेल्स और तेरे ब्लड के मोनोसाइट्स ने इंक्रीज कर दिया सिक्रीशन तेरे इन्फ्लामेटरी साइटोकाइंस का। ठीक है, जिसकी वजह से रैंक एल का लेवल बढ़ गया और ओपीजी का लेवल कम हो गया, जिसकी वजह से क्या हुआ, तेरे ऑस्टियोक्लास्टिक एक्टिविटी बढ़ गई और साथ में ऑस्टियोपोरोसिस हो गया इस वजह से। ठीक है, अब देख अगर तेरे को बोन का मास बढ़ाना है तो जेनेटिक फैक्टर अच्छे होने चाहिए, फिजिकल एक्टिविटी करनी चाहिए, न्यूट्रिशन अच्छी होनी चाहिए। ठीक है, अब 2 वजह से ये कम हो जाता है। ठीक है, और जिसकी वजह से फिर ऑस्टियोपोरोसिस होता है। मीनोपॉज में क्या होता है, तेरा सीरम में एस्ट्रोजन का लेवल कम हो जाता है, जिसकी वजह से इंटरल्यूकिन 1 और इंटरल्यूकिन 6 के लेवल इंक्रीज हो जाते हैं, साथ में टीएनएफ लेवल भी इंक्रीज होते हैं, और 2 एक्सप्रेशन इंक्रीज होते हैं, रैंक एल का भी एक्सप्रेशन इंक्रीज होता है और रैंक का भी एक्सप्रेशन इंक्रीज होता है, जिसकी वजह से ऑस्टियोक्लास्टिक एक्टिविटी भी इंक्रीज हो जाती है और फर्दर ऑस्टियोपोरोसिस हो जाता है। ठीक है, एजिक में क्या होता है कि तेरा डिक्रीज हो जाती है रेप्लिकेटिव एक्टिविटी ऑस्टियोप्रोजेनेटर सेल की। ठीक है, जिसकी वजह से फर्दर डिक्रीज हो जाता है तेरे सिंथेटिक एक्टिविटी ऑस्टियोब्लास्टिक सेल की। ठीक है, क्योंकि ब्लास्ट है तो मतलब बना नहीं पा रहा। ठीक है, ऑस्टियोप्रोजेनेटर सेल अपने आप को डिवाइड नहीं कर पा रहा किस चीज़ में, ऑस्टियोब्लास्ट और कॉन्ड्रोसाइट्स में। ठीक है, और साथ में फिजिकल एक्टिविटी तूने कम कर दी, बायोलॉजिकल एक्टिविटी कम कर दी ग्रोथ फैक्टर की, और ऑस्टियोपोरोसिस हो गया।